बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रह के करूँगा, मगर इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूँ जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। जबकि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें मिलने के फैसले पर इख्तिलाफी नोट देने वाले जजेस ने अपना अक़लियती फैसला जारी कर दिया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए 4 खतूत भी उसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की जानिब से आज कहा गया है कि इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो कि 4 हल्के खुलने के बाद ख़त्म हो जाएगी, जबकि दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई साहब को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा गया है। देखिए, वो तो अब कल भी हमने बात की थी इसके ऊपर। अब इसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई मज़ीद पेशरफ नहीं है, मुज़ाकरात की बात वहाँ चल रही है सारी। 2 जज साहिबान का फ़ैसला जो है ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो आ गया है जी। और ऐसा ज़रा कम ही होता है कि इख्तलाफी नोट पहले आ जाए और तफसीली फ़ैसला जो है वो बाद में आए। तो तफसीली फ़ैसला जो है वो उन्होंने कहा कि 15 दिन हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने अभी 2-4 जो वकला हजरात हैं सीनियर, उनसे मैंने बात की कि क्या ये 15 दिनों में आना ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा नहीं, 15 दिनों में तो नहीं, कभी कभी तो तफसीली फ़ैसला थोड़ा सा देर से भी आ जाता है। तो लेकिन चूँकि गालिबन किसी सीनियर जज ने वहाँ पे जब आखिरी दिन था समात का, ये मखसूस नशिस्तों वाला, तो उन्होंने मेरे ख्याल से मंसूर शाह साहब ने या किसी और ने, मैं माजरत अगर गलत यहाँ पे कहूँ, तो किसी जज साहब ने जब ये ख़त्म हो रहा था, जब उठ रहे थे सारे, तो उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम जारी कर देंगे। तो वहाँ से 2 हफ्ते की काउंट शुरू हो गई। फिर ये हुआ कि 2 हफ्ते में जो वर्किंग डेज़ हैं उनको निकाल दिया गया कि जी 2 हफ्ते में तफसीली फैसला आएगा। तो वर्किंग ये, अब मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत के लोगों से भी मैंने बात की, तो उनकी कैलकुलेशन जो है वो ये है कि 2 हफ्ते पूरे हो रहे हैं 6 तारीख को। तो इसलिए हम 5 तारीख को जो है वो बिल कौमी असम्बली के इजलास में सुबह मंजूर करवाएंगे, फिर सेनेट से करवाएंगे, फिर उसी दिन सदर से करवा के उसको एक कानून बना लेंगे, ताकि 15 दिन जो है वो। तो मैंने उनसे कहा, यार मुझे ये बताएं आप कि अगर ये आज रात को आ गया फैसला तफसीली या कल आ गया, और ये तो एक्ट है, अब ये भी बहस है कि एक्ट के ऊपर आइन होता है, या मतलब वो तो आइन के तहत करेंगे या एक्ट के तहत करेंगे, और जो इलेक्शन कमीशन है वो तो नहीं गया रिव्यू में, वो तो रिव्यू में उन्होंने तो मशवरा एक वजाहत तलब की है। तो हो सकता है वो तफसीली फैसला जब आए तो उसमें वजाहत हो, तो इलेक्शन कमीशन को जवाब मिल जाए, और वो उससे पहले क्योंकि 6 तारीख से पहले उन्होंने गालिबन इलेक्शन कमीशन ने अपलोड करना है फैसला। अगर वो 15, क्योंकि जज साहिबान ने कह दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर ही आपने इसको ऐलान करना है। अब वो जो भी ऐलान उन्होंने कर रहे हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर करना है। 15 दिन जो हैं वो उसमें से 2 उसमें तो काम हो गए, 2 उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी कर ली फैसले की। लेकिन यह है कि जो तीसरा है उसके लिए अब वो एक दिन बीच में दरमियान का 5 है, तो 5 तारीख की रात को वो ख़त्म हो जाएगा 12 बजे तक। अगर 5 तारीख को फ़र्ज़ करें कि वो पहले कौमी असम्बली में वो पास होगा, फिर सेनेट में होगा, फिर वो सदर के पास जाएगा, उसी दिन सारा कुछ करना है, वरना वो, और दरमियान में किसी भी वक्त अगर तफसीली फैसला आ गया जिसमें उनको गाइडेंस मिल गई कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, तो वो पता चला कि इलेक्शन कमीशन को मिल गया जवाब, तो वो फिर पाबंद होंगे कि उससे पहले इसमें कंटेम्प्ट नहीं लगता। इसमें मेरा ख्याल है कि कोई मिसकंडक्ट या ऐसी कोई बात हो जाएगी अगर उन्होंने ताख़िर भी की। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो एक है कि जल्दी 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 करो, सीटों का इशू है, सीटें आनी है जानी है, ये इतना बड़ा एक ईगो का प्रॉब्लम बना हुआ है। मैं तो आप यकीन करें कि बड़ा इसमें परेशान हूँ। और मेरे लिए तो ज़्यादा अहमियत की बात ये थी कि हुकूमत जो है वो, अच्छा वैसे हुकूमत गायब हो गई है, हाँ, इसको हम पब्लिकली अनाउंस नहीं करते, हुकूमत तकरीबन गायब हो गई। मैंने अभी तो वज़ीर आज़म साहब किसी ने कहा लाहौर गए हुए हैं, खामोशी से बस इधर उधर हो गए सारे, क्योंकि इश्यूज़ बहुत बड़े हैं मुल्क के। ठीक है ना, मईशत, खारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी क्राइसिस है मुल्क में, और वो सिक्योरिटी क्राइसिस है भी, लेकिन मैं उसको, अल्लाह का शुक्र है, वो इतना भयानक नहीं है जितना लोग प्रेडिक्ट करते थे पाकिस्तान के बारे में आज से चंद साल पहले तक। तो ये कि उसको हम मैनेज करें, ध्यान दें। और मईशत का इशू, और मईशत के इशू के साथ, मईशत के इशू को लोग आप यकीन करें, लोग मईशत के इशू को भूल जाएंगे अपने प्रॉब्लम, अपने दुख भूल जाएंगे जब लोगों के सामने ही IPPs के कैरेक्टर आ गए कि ये IPPs किनके हैं और इन्होंने कितने अरब रुपए कमाए, इनको पकड़ो, इनको लाओ, जो हाफिज नईम यहाँ पे मौजूद हैं।
जी। और सारे मुल्क में आवाज़ उठी हुई है, जिसको एक अमली शक्ल जो है वो हाफिज़ नईम साहब ने दी हुई है। लेकिन हाफिज़ नईम साहब से कोई बात ही नहीं कर रहा। अब वो धरने वगैरह शुरू कर रहे हैं, और जब वो धरने वगैरह शुरू करेंगे अपने, देखिए ना, हाफिज़ नईम साहब जब शुरू करेंगे तो साथ ही वो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि स्वाबी के ऊपर मैं हूँ और मैं इस्लामाबाद नहीं आया तो मेरा, और स्वाबी तो ये बिल्कुल इस्लामाबाद पेशावर के। तो अगला ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है ना, ये इंगेज क्यों नहीं कर रहे। देखें, हाफिज़ नईम साहब से बात तो करें जाके, अवैस लगारी साहब या कोई सीनियर शख्सियात, उनसे बात तो करें। अब तारिक फजल चौधरी साहब भाई हमारे, उनको ताल्लुक ही नहीं है IPPs के साथ, ठीक है ना। तो वो मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें बात करें, देखें लोगों के बिल कैसे, इश्यूज क्या हैं। ये बहुत बड़ा एक मेगा, ये मदर ऑफ ऑल द करप्शन पाकिस्तान की तारीख का निकलेगा कि 1994 से लेके अब तक कितना पैसा यानी ओह मेरा खुदाया, कितने अरब खरब रुपए खाते रहे, वो काम नहीं होता था वहाँ पे। और लोगों को पता चल रहा है अच्छा कैपेसिटी चार्जेस ये होते थे जो उनके जो है वो उनके पास जाते थे। तो ये तो बड़ी एक मेरे ख्याल से एक बड़ा मामला है जिसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। दूसरी बात जो है ये है कि अब मुझे नहीं पता कि हमारी ये जो एलीट है यहाँ पे बैठे या काबरीन है, वो कितना ज़्यादा इस बात को समझ रहे हैं कि उनके पड़ोस में बिल्कुल दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ आग के शोले जैसे भड़क रहे हैं। और इस्माइल हानिया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इस्माइल हानिया के हवाले से जो है वो एक तो पहले टेलीग्राफ ने रिपोर्ट दी, और टेलीग्राफ ने ये कहा, पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई थी कि जी वो अंदर ही मौजूद था, 2 महीने से धमाका खेज मवाद अंदर मौजूद था। और उसके बाद वो एक कॉल रिसीव हुई व्हाट्सएप पे, जो हमने भी जिक्र किया था उस दिन, और वो उसके बाद टेलीग्राफ की रिपोर्ट आई। अच्छा, टेलीग्राफ और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, सवाल इसके कि टेलीग्राफ ने कहा कि जी हमने अंसारुल मेहदी जो है वो पासदारान इनकलाब का एक एलीट, आप समझ लें कि एक एलीट दस्ता है उसका। तो ये वो एलीट दस्ता है जो कि जिम्मेदार होता है अहम शख्सियात के, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है। इस तरह समझ लें, सवाए रहबर के जो रहबर हैं आयतुल्लाह खामिनाई, उनकी सिक्योरिटी का एक अलग मैकेनिज्म है, उसमें डिटेल नहीं जा रहा। लेकिन जो बाकी सारी सिक्योरिटी है वो एक दस्ता पासदारान का जो है वो उनको देखता है। जो रहबर हैं उनकी सिक्योरिटी का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, वो मखसूस लोग हैं जो उनकी सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में और रहबर की सिक्योरिटी में फ़र्क है, इस यूँ समझ लें। और जो मेहमान हैं वो मेहमानों की सिक्योरिटी भी वही दस्ता करता है। तो उन खबर ये हुई कि जी वो 2 लोग उनके जो है वो प्लांट कर लिए थे मोसाद ने, और उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके धमाका लगा दिया। पहले मई में लगाना था, और फिर उसके बाद वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो इब्राहिम रईसी जो है उनका जब इंतकाल हुआ तो वहाँ पे लोग ज़्यादा थे। ये स्टोरी सारा दिन चल रही मीडिया में, तो वो फ़रार हो गए। लेकिन थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से पहली दफ़ा एक सरकारी बयान जारी हुआ है पासदारान की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि एक तो ये प्रोपेगेंडा है सारा, और दूसरी बात ये है कि एक प्रोजेक्टाइल, अब प्रोजेक्टाइल जो है वो अब उसकी डिटेल पता चलेगी कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ है, रॉकेट है या कोई ड्रोन है या कोई मिसाइल है या क्या, किस किस्म का प्रोजेक्टाइल। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टाइल शॉर्ट रेंज यानी करीब से ही, और उस पर 7 kg एक्सप्लोजिव था, और वो उसने हिट किया और उससे जो है वो शहादत हुई। ये इतना मुख्तसर सा बयान आया है उनका पासदारान का, जिसमें वो सारी थ्योरीज उन्होंने कहा मगरिब प्रोपेगेंडा है कि अंदर इन्फ्लिट्रेट कर गए। लेकिन ये कि अगर वो इतने करीब से एक प्रोजेक्टाइल भी आया है तो भी बहरहाल सिक्योरिटी लैप्स तो है। तो वो अभी उन्होंने इतना बयान देखे तो वो टेलीग्राफ की और उसकी स्टोरीज को तो ख़त्म कर दिया कि नस्ब किया था, अंदर एक्सप्लोजिव था और ये सारा। लेकिन साथ ही उनका कहना यह है कि इंतकाम जो है वो शदीद होगा, उसके टाइम का फैसला हम करेंगे और जगह का फैसला भी हम करेंगे, और वो कब होगा वो, लेकिन होगा बड़ा शदीद तर होगा। अच्छा, इसके साथ ही जो आज सारा दिन हम ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्लाइड हम दिखा सकें, ये डिप्टी पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जो हैं सेवरीना सिंह, उनकी स्टेटमेंट है फोर्स पॉस्चरिंग जो हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, उसके हवाले से उन्होंने ये अनाउंस किया है। और उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जो सेकंड पैराग्राफ है कि उन्होंने कहा कि पॉस्चरिंग चेंज की जाए यहाँ पे, और इसमें जो है वो एक जो यहाँ पे मौजूद था
मेरे ख्याल से रूजवेल्ट मौजूद था, तो उसमें जो है उनका कहना ये है कि यहाँ पे यूएसएस जो रूजवेल्ट है वो उसकी जगह दूसरे बहुत सारे कैरियर्स, बहुत सारे नए वॉरशिप्स, बहुत सारे जो लैंड टू सरफेस मिसाइल्स और ये सारे जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, और ये एक मशरिक वस्ता में पूरा जो नई डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, नए कैरियर्स आ रहे हैं बहुत सारे, और बहुत कुछ नया आ रहा है, फाइटर्स आ रहे हैं और वॉरशिप्स आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो इसराइल की डिफेंस के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो है ना, और ये उससे पहले ये जहन में रहे कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन की नेतन्याहू से बात हुई है। ये थर्ड स्लाइड हम दिखा सकें, रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने नेतन्याहू से बात उन्होंने की, और थर्ड स्लाइड अगर हम दिखाएं तो उसमें उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे जो है ये हम जो है वो हिफाजत करेंगे इसराइल की, और उसमें हम यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, नए डिफेंस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स, ये सारा कुछ यहाँ पे करने जा रहे हैं। और जब जो वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस थी, आखिरी जो लाइन है, ऑल्सो ज्वाइन द कॉल। अच्छा, अब यहाँ पर जो है दो चार इश्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जो इसराइल जो है वो अब तैयार अपने आप को कर रहा है कि किसी भी वक्त कहीं से भी, और एक जो है ना वो रिंग ऑफ फायर इसराइल के गिर्द एक, उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, यानी आग का दायरा। वो आग का दायरा जो है उसको तश्कील दिया कई सालों में, और कहा जाता है कि वो जनरल कासिम सुलेमानी ने एक आग का दायरा बनाया था कि चारों तरफ से इसराइल जो है वो किसी जंग की सूरत में चारों तरफ से उसको घेरा जा सके। वो जनरल कासिम सुलेमानी का एक अपना, उनकी अपनी एक डॉक्ट्रिन थी। अब यह है कि जो इसराइल की जो फ़ौज है, इसको अगर हम यहाँ पे दिखा सकें कि उनके पास कितनी मिलिट्री है और उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो उनके पास सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री हार्डवेयर है, फ़ौज हम है उनका ये सारा जो IISS का मिलिट्री बैलेंस है 2024 का, उनके पास ट्रूप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, ये सारी कुछ चीज़ें। लेकिन उनके पास अगर वाहिद चीज़ नहीं है तो ये कि वो इंतहाई थक चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, और ये उनके पास उनकी मिसाइल रेंज है, ये सारे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये वो है जो लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले जो उनकी आया था। और जाहिर है कि उनकी मिसाइल के टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो 10 महीने की जंग है इसने उनको बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया, ज़हनी तौर पे पागल कर दिया है कि उनसे जो गज़ा नहीं काबू हुआ, कभी वो शुमाल से, कभी जनूब से, कभी वो आयरन डोम। अच्छा, आयरन डोम के बारे में ज़हन में रखें कि जब मैं 2006 में तो आयरन डोम था ही नहीं, 2011 में बना है, लेकिन उस वक्त ये था कि 124 रॉकेट एक दिन में फायर होते थे हिजबुल्लाह के, 124 रॉकेट एक दिन में। इस वक्त जो है वो हिजबुल्लाह के पास ये कुव्वत है कि वो 3 से 3,500 रॉकेट एक दिन में फायर कर सकते हैं, और ये मुस्तकिल 15 दिन तक सिलसिला जारी रह सकता है। 15 दिन तक, यानी सिर्फ हिजबुल्लाह, अभी मैं हुतीज़ की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ईरान की बात भी नहीं, हिजबुल्लाह के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक दिन में 1500 से 2000 या कुछ लोग कहते हैं 2500 रॉकेट्स एक दिन में फायर कर सकते हैं, और ये कंटिन्यू कर सकते हैं इसको 15 से 20 दिन। उसके बाद वो 2000, 1800 पर डे पे ला सकते हैं। आयरन डोम जो है वो कितना कंट्रोल करेगा, और साथ अगर हुतीज़ ने स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, और साथ ही अगर ईरान के ज़ाहिर है कि ईरान, अच्छा ईरान और इसराइल के दरमियान चूँकि बहुत बड़ी जोग्राफी है, तो गालिबन अगर कोई वॉर होती है बराह रास्त तो वो एयर वॉर ही होगी, मतलब ग्राउंड से तो टैंक जाने से रहे इसराइल तक, या इसराइल के टैंक यहाँ आने तक रहे, तो ये जो भी कुछ होगा ये चाहे वो साइबर हो, चाहे वो मतलब होगा वो एयर वॉरफेयर ही होगा, और तो कोई तुक समझ नहीं आती अदर देन के कोई प्रॉक्सीज हों या बाकी लोग अंदर दाखिल हो जाएं। इसी तरह हुतीज़ के साथ भी यही है कि हुतीज़ डायरेक्ट जो है वो वहाँ तक बोट्स वगैरह में बैठ के जा भी सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा यही है कि उनका भी जो है वो एयर वॉर ही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि अमेरिकन तो आ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन कहाँ रहेंगे, ये एक सवाल है। देखें, अमेरिका के बहुत इत्तेहादी हैं। अच्छा, 2021 में इसराइल सेंटकॉम में आ गया था। इसराइल सेंटकॉम का मेंबर नहीं था। वो सेंटकॉम जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मशरिक वस्ता के मुल्क, अफ्रीका, बहुत सारा, इसराइल
यूरोप की कमांड में था। 2021 में इसराइल आ गया था सेंटकॉम में, अभी 3 साल पहले। अच्छा, और उससे पहले नेटो के साथ और बाकी। तो जब यहाँ आ गया था इसराइल, जो है वो जब इब्राहिम अकॉर्ड्स वगैरह हुए तो उसके आगे पीछे ये सेंटकॉम में आ गया, तो फिर ये हुआ कि मिलिट्री के साथ तो यानी सेंटकॉम जो है वो अब यहाँ पर इशू ये है कि अमेरिकन आर्मी तो आ रही है, लेकिन अमेरिकन आर्मी की बेसिस भी हैं। वो हम कई दफ़ा नक्शा में दिखा भी चुके हैं टीवी पे, और लेटेस्ट हम दिखाएं तो कई मुल्कों में अमेरिकन मौजूद हैं, अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं। लेकिन पहले बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान में थे, फिर इनखला हो गया, फिर वो, लेकिन अब भी सेंटकॉम है, उनका 5वां फ्लीट यहाँ मौजूद है बहरीन में, सेंटकॉम दोहा में है, टर्की में उनकी बेसिस हैं, सीरिया में वो थोड़ा सा उनका एक महदूद सा उनका फुटप्रिंट है, यूएई में, बाकी मुल्कों में है, जॉर्डन में है, इजिप्ट में है। सवाल ही पैदा होता है कि क्या ये मुल्क जो हैं ये अपनी सरजमीन इस वक्त अमेरिकन, देखिए अमेरिकन ट्रूप्स आ रही हैं ना इसराइल को बचाने, क्या अमेरिकन ट्रूप्स इन मुल्कों की बेसिस को इस्तेमाल कर सकेंगी? क्योंकि ये माहदे अलग हैं, ये अलग माहदे हैं कि जी मुल्कों के साथ अमेरिका की कोऑर्डिनेशन है, मुख्तलिफ डिफेंस पैक्ट चल रहे हैं, अमेरिकन मौजूद हैं, सिक्योरिटी हो रही है सारी। लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है, और जंग ऐसी जंग छिड़ जाती है कि जिस जंग में ये मुल्क निशाना नहीं है, मुल्क जो हदफ है वो इसराइल है, तो क्या इन मुल्कों में जो अभी ये बड़ा सवाल डिस्कस हो रहा है, मेरी कुछ मुल्कों यानी कुछ मीडिया के और बाकी ज़ाहिर है कि डिस्कस होना शुरू हो गया है कि अमेरिकन क्या एयर स्पेस यूज़ करेंगे या इन बेसिस को यूज़ करेंगे, जो बेसिस इस्तेमाल होंगी फ़लस्तीनियों के लिए या जो है वो हिजबुल्लाह के लिए या हुतीज़ के लिए। हुतीज़ के बारे में मैं आपको बड़ी हद तक ये बात बता सकता हूँ कि यमन में रशियंस मौजूद हैं, रशिया के मिलिट्री एडवाइज़र्स जो हैं वो यमन में मौजूद हैं, और अभी नहीं काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। अब ज़रा हम इसको खुल के, रशिया मौजूद है यमन के अंदर, प्रॉपर उनके मिलिट्री एडवाइज़र्स, और मैं मिलिट्री एडवाइज़र में GRU की बात कर रहा हूँ, मैं वैगनर ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर मिलिट्री एडवाइज़र्स की बात कर रहा हूँ, वो यमन में मौजूद है, अमेरिकन को भी पता है, और वो हुतीज़ को असिस्ट कर रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो रशिया है वो, ये बात हम पहले कह चुके हैं कि पुतिन जो हैं वो बचत ही उनकी रशिया की वजह से हुई, ये बात बहुत दफ़ा, लेकिन ध्यान में रखें कि रशिया वहाँ मौजूद है, और रशिया जो है वो सीरिया की, अगर मेडिटेरियन सी का हम नक्शा देखें तो मेडिटेरियन सी पे एक बड़ी बंदरगाह है, ये तो पोर्ट्स का खेल है ना कि कौन सी, तो एक तातस पोर्ट है, तो तातस पोर्ट जो है सीरिया की, वो तातस पोर्ट जो है वो रशिया के पास है, ठीक है। जैसे हैफा पोर्ट पे चाइना, तो आप अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो ये तातस पोर्ट जो सीरिया की है वो रशिया के पास है, और ये ज़हन में रखें कि इसके बिल्कुल, ये मैं उस मेडिटेरियन सी की बात कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा नक्शे को ऊपर करें तो आपको अंदाज़ा होगा टाटस पोर्ट जो है ये कितनी दूर है इसराइल से, ठीक है ना। ये टाटस पोर्ट पे बैठा है रशिया, और ये भी जहन में रखें कि इसके बिल्कुल सामने अगर मेडिटेरियन सी में चले जाएं तो मेडिटेरियन के इस पार, बहरे अहमर के उस पार, तो सामने आ जाता है सूडान, जहाँ रशिया मौजूद है, ठीक है। सूडान के भी हमने थोड़े दिन पहले बात की थी कि एक बेस, और फिर आ जाता है आपका ये जबूती और सोमाली लैंड और एरिटेरिया और सारा का सारा जो कि बेसिस, जो कि हम बहुत दफ़ा डिस्कस करते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बेसिस, और ये सारी बेसिस जिनके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से, तो ये सारा जो है वो हमारे सामने नक्शा खुल के आ जाता है। अच्छा, अब इशू ये है कि वहाँ रशिया मौजूद है, और रशिया जो है वो मौजूद है, और साथ ही चाइना भी मौजूद है, लेकिन चाइना ज़रा पीछे है, रशिया ज़रा खुल के आगे है। अगर हम सिंपली अफ्रीका को ही देख लें, और अफ्रीका हम ज़रा ये तो छोड़ें ना जो अभी यहाँ पे मौजूद है टाटस और ये सीरिया और इसको छोड़े, तो इधर अफ्रीका है ना, तो हम अफ्रीका को अगर देखें तो रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज़ हम अगर अफ्रीका में देखें सिंपली, तो पूरे अफ्रीका भरा हुआ है, रशिया पूरा अफ्रीका जो है इस वक्त रशिया के पास है। अगर ये मैप हम दिखा सकें तो रशिया के पास ये पूरा, अगर आप शुरू करें तो ये आप ये देखना शुरू करेंगे कि ये जो कू बेल्ट हुई है ये माली में और चाड में और नाइजर में, और फिर उसके बाद सूडान में भी वो आ चुके हैं, और फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है पूरा चाइना डैम बना रहा है पूरा, जो कि इथोपिया का डैम बन रहा है, तो वहाँ पे चाइना मौजूद है, वो अपनी सिक्योरिटी खुद कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ये जो है यहाँ पर इसको हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते उस तरफ
मेडिटेरियन और बहरे अमर के उस तरफ जो वाक़यात अगर जंग छिड़ती है तो ये वॉरशिप्स जो गुजर रहे हैं, तो आपके ख्याल से ये यहाँ बैठ के क्या पानी के चप्पू चला रहे हैं बैठ के रशियंस और चाइनीज़? मतलब वहाँ उनके वॉरशिप ये ज़्यादा शो नहीं कर रहे, लेकिन ये आपका ख्याल है चप्पू तो नहीं चला रहे, ये भी कुछ कर रहे हैं ना, ये भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वो मिलिट्री एडवाइजर्स उनके होते हैं, वो खामोशी से हुतीज़ के पास और रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो पहुंच रही हैं सबके पास। तो ये एक जंग, बड़ी ख़तरनाक जंग है, जो एक बिग पावर कंपटीशन के अंदर ये पूरा खित्ता आ गया है दोबारा। अच्छा, इसमें जो है दरमियान में वो आज मैंने देखा, लेबनान का एक बड़ा ज़बरदस्त अखबार है जिसका नाम ही अल अखबार है, ठीक है ना, वो अरबी में शाया होता है। और उन्होंने अल अखबार को अगर हम दिखाएं तो उन्होंने जो वहाँ पे अभी यानी उन्होंने एक तो ईरान ने कह दिया, लेकिन ये लेबनान की तरफ से कहना, ये लेबनान के अखबार में ये खबर आना, और ये जो है इस पे ज़ाहिर है कि लेबनान में आप जहन में रखें कि वहाँ पे नबी बैरी हैं जो कि स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, और वहाँ पे नकीती जो कि प्राइम मिनिस्टर, वहाँ सदर नहीं है, 2020 से कोई प्रेसिडेंट नहीं है वहाँ पे, और प्रेसिडेंट यानी जो सुन्नी रिप्रेजेंटेशन होती है, जो साद हरेरी और बाकी, तो वहाँ पर जो है वो नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है। तो एक सेटअप ऐसा है जो बड़ा वोलेटाइल सा पॉलिटिकल सेटअप बना हुआ है लेबनान में, उनके इलेक्शंस और वो सारा होना था। लेकिन एनीवे, अब वो ये है कि वहाँ पर उन्होंने आज ये अखबार में उनके बड़ी जो उन्होंने हेडलाइन लगाई हुई है, उन्हें एमॉस हुस्टन को उन्होंने कहा है कि ये जो भी कुछ हुआ है ये इसका फुल बल्कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एमॉस हुस्टन के बारे में, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जो फवाद शुक्र का मर्डर हुआ है, फवाद शुक्र का मर्डर जो है उसमें बराह रास्त उन्होंने अमेरिका के जो कि कोशिश कर रहे थे हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग ना हो, उनको उन्होंने ज़िम्मेदार करार दे दिया, और उसमें शरीकतुल कामला फिल जराइमा यानी इसको आप ये समझें कि पार्टनर इन क्राइम, उन्होंने पार्टनर इन क्राइम कह दिया है, और ये कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए यहाँ पर बहुत अरसे रहे, और इसको मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करें तो इस तरह से आ जाता है। उन्होंने ह्यूस्टन को ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेबनान की, ये मैं आपसे ईरान की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिजबुल्लाह, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैरूत। अच्छा, और उनका कहा है कि पार्टनर इन क्राइम, और ये आके यहाँ पे बल्कि इन्होंने जब ये वाक़या हुआ भी मस्जिद शम्स का, तो इन्होंने कहा कि 3 लाइन्स, हम इनसे कहते रहे कि 3 लाइन्स हैं, एक तो सिविलियंस को हिट नहीं किया जाएगा लेबनान में, इन्होंने कहा मेरी बात हो गई है, अमेरिका ज़ामिन है, कोई सिविलियन हिट नहीं होगा। दूसरी बात ये कि कोई आपका जो है लीडर हिट नहीं होगा। तीसरा, बैरूत के तक जो है वो नहीं होगा कोई वाक़या, और ये 3 रेड लाइन्स हैं, और हमने उन पर यकीन किया, नबी बैरी ने भी और बाकी लोगों ने भी। लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो मुसलसल इसलिए जंग कर रही थी क्योंकि वो फ़लस्तीन के जो गज़ा में जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से थी, बाकी उनका कोई और झगड़ा नहीं था। वो बल्कि ये देख रहे थे कि शीबा फॉर्म्स वगैरह पे आगे जाके डील हो जाए। तो यहाँ पर जो डिसइंफॉर्मेशन और हमारी जो है वो पीठ में खंजर भोंका है, तो आप तो निकल जाएं साइड पे। अच्छा, अब ये हुआ कि जनाब आज वो डेविड बार्नी और बाकी डेलीगेशन पहुंचा है इजिप्ट, लेकिन हमास और ये सब अभी उससे दूर हैं। अब ये मतलब किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देखना है, ठीक है। और दूसरा जो नुकता है वो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि कौन सी बेसिस इस्तेमाल होती हैं। ये सारे जो यानी इतने सारे वॉरशिप्स अगर आ गए हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस हो गई है, लेकिन वो सारे क्या समंदर से खड़े खड़े अटैक करेंगे, जवाब देंगे? इसराइल की फ़ौज टोटल एग्जॉस्ट है। जो लेबनान है वो 100, 200, 300, 400 जो उनके ऊपर हिट्स हों तो वो बर्दाश्त कर लेगा लेबनान। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, इसराइल हिट्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2, 4, 5 प्रॉपर हिट्स हो गई, अगर प्रॉपर हिट्स मिसाइल्स की, बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। उनकी फौज तो एग्जॉस्ट है ना, 10 महीने से दुनिया भर की गालियाँ, मुजाहरे हो रहे हैं सड़कों पे, हॉस्टेज फंसे हुए हैं, वो आपको ISN और मिल नहीं रहा, एग्जॉस्टेड, मतलब एग्जॉस्ट हुई है। अब समझेंगे वो बिल्कुल ताज़ा दम फौज है, जैसे कि लेबनान में, जैसे कि बाकी मुल्कों में। और सबसे बड़ी बात है कि जंग हमेशा होती डिप्लोमेसी का फेलियर है, और ख़ासतौर पर उस वक्त जबकि ये फीलिंग हो जाए कि हमें चीट किया गया है, यानी इतने दिन तक हमें चीट करके आखिर में हमारी लीडरशिप को मार दिया गया है, तो इसको किसी को किसी पे एतबार नहीं है। देखना सिर्फ ये है कि इसमें कोई अरब स्प्रिंग जन्म ले लेती है, अगर अरब दोबारा से उनकी एयर स्पेस क्रॉस होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हुक्मरान जो है वो खुद परेशान है कि भाई, मैंने आपको बताया ना 2006 में
तो ये सूरत हाल थी कि उस वक्त हिजबुल्लाह के साथ कोई भी नहीं था, सारी दुनिया बाद में पहुंच गई थी हिजबुल्लाह के साथ, ठीक है ना। तो एक खास होता है कि भाई इस वक्त तक तो हम देखते हैं आपके साथ हैं, गुडी गुडी सारे कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब कॉन्डी राइस ने कहा दुनिया से कि भाई इसराइल के साथ, तो सबने साथ हाथ खड़े कर दिए, पीछे हो गए सारे कि भाई इस वक्त जो है ना लाशें गिर रही हैं और 40,000 तो पहले ही शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन में, गजा में, तो दूर हो जाओ। इस वक्त अपनी बेस देना या इस वक्त कहना कि हमारे यहाँ से अटैक करो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जहाज़ कहाँ से क्रॉस होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो ये एक बड़ी जंग की तरफ मामला जा सकता है जिससे हमें बचना चाहिए। लेकिन बहरहाल ईरान और हिजबुल्लाह तो ये करेंगे, ठीक है ना। ये जो फीलिंग आई है ना उनमें कि धोखा दे के और मेहमान बुलाया और फिर गलत खबरें और फिर डिवीज़न की कोशिश भी हुई आपस में। फिर मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन दोबारा शिया सुन्नी का दोबारा इशू खड़ा करने की कोशिश की गई है मशरक़, ये भी उनको एहसास है बहुत ज़्यादा, ये मुल्कों में एहसास है कि वो दोबारा से कोशिश हुई, नाकाम हो गई ना। सऊदी अरेबिया उस ट्रैप में आया। आपको पता है कि उसमें जो जब ये तेहरान में बाकायदा उन्होंने जाके पेपर मुबारकबाद दी है शाह सुलेमान की तरफ। ना सऊदी अरेबिया उस ट्रैप में आ रहा है, ना उस ट्रैप में ईरान आ रहा है, ना उस ट्रैप में और कोई मुल्क आ रहा है। और अगर सबसे ज़्यादा आपने शिया सुन्नी और ये आपस में भाईचारा देखना हो ना, तो सबसे ज़्यादा आप लेबनान में जाके देखें। यानी वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त तरीके से सारे रहते हैं कि वहाँ पर अगर ये तकसीम कहीं कहीं प्रॉपरली ख़त्म हुई है तो मेरे ख्याल से वो मैंने लेबनान में देखी है। बाद में दाइश वाइश फितने खड़े हो गए थे जिनके पीछे जाहिर है कि दूसरी कुव्वतें थी, तो जब उनको समझ में आया तो उन्होंने दाइश वाइश को साफ़ किया। ये हमारे यहाँ भी ये दाइश खुरासान जो जन्म लेती है, तो आपका ख्याल से ये मतलब ये कोई मतलब पागल लोग ही हैं ना जो गले काट रहे होते हैं, और दहशतगर्द इनके पीछे फोर्सेज होती हैं दूसरे मुल्कों की। तो बात यह है कि ये अब इनको ये देखना है हमने कि यानी आने वाले दिनों में या घंटों में या किस वक्त के अब रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्ट कैसे, वो तो छोड़ दें आप। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कॉल की कि जी फायर टॉक्स करनी चाहिए। बाइडेन जो है उनके आखिरी दिन यानी बतौर सदर उनके आखिरी दिन चल रहे हैं। और मैं आपको वक्फे में जाने से पहले एक बात बस और कहूँ और फिर उसके बाद हम वक्फा देते हैं। देखिए, मैंने चंद रोज़ पहले ये 2-3 रोज़ पहले बात की थी कि वेनेजुएला के अंदर जो है वो इलेक्शन हुआ है, और मैंने साथ ही कहा था कि वेनेजुएला एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉक्सी में आ गया है वेनेजुएला। यानी वहाँ पर जो मदोरो हैं, प्रेसिडेंट निकोलस मदोरो, वो जीत गए, और प्रेसिडेंट मदोरो को जीतने के बाद जो है वो उनका जश्न भी हो गया। और हमने ये भी बताया कि जो उनके मुकाबले पे गुंदालिस थे, वो गुंदालिस हार गए, और गुंदालिस को जो है वो सपोर्ट हासिल थी, वो मोहतरमा भी साथ थी उनके जो। और अब लेकिन ये हुआ है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, अगर हम 21st स्लाइड देखें तो उसमें यह है कि असेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ वेनेजुएला's प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वेनेजुएला में अमेरिका ने जो हारने वाला कैंडिडेट था उसको तस्लीम कर लिया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टू वेनेजुएलन पीपल दैट द एडमोडो गुंदालिस जो हैं वन द मोस्ट वोट्स, यानी फटा शुरू, ठीक है। फटा शुरू मदोरो को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है, और साथ ही जो है वो मान लिया उन्होंने ऑपोजिशन लीडर जो कि हार चुका था उसको सदर, यानी एक फटा शुरू हो गया वेनेजुएला। ज़हन में रखें उनको। अच्छा, मदोरो को चाइना मुबारकबाद दे चुका है, रशिया दे चुका है, क्यूबा दे चुका है, और इधर से अमेरिका ने ऑपोजिशन लीडर, फटा शुरू। अब जनाब मैंने आपसे कहा ना, ये छोटे छोटे फ्लैश पॉइंट्स हैं, ये सारे एक बड़ी जंग है जो मैं हमेशा से समझता हूँ और उस पर बिलीव भी करता हूँ कि बड़ी जंग है। उसमें छोटे छोटे जो छोटी छोटी जंगें छिड़ी हुई हैं, वो भी आप समझें कि इस वक्त जो है, अब जैसे हसीना वाजिद गई आज, मैं आपको बिल्कुल और फिर 2 मिनट और चाहूँगा, एक बल्कि चंद सेकंड और चाहूँगा। हसीना वाजिद जो है आज फारिग हो गई इस पूरे खेल में, क्योंकि हसीना वाजिद इसलिए फारिग हो गई कि वहाँ पर ये ढाका ट्रिब्यून, एक पॉइंट के ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जमा थे। उन्होंने कोटा वोटा सारा खत्म कर दिया, जन्नू में जाए कोटा, जन्नू में जाए सारा, सब भूल भाल गए वो। और ढाका ट्रिब्यून कह रहे एक पॉइंट के ऊपर सब जमा हो गए, और वो एक पॉइंट क्या है, 38 स्लाइड में दिखा सकूं। एक पॉइंट पे पूरा बांग्लादेश इकट्ठा हो गया, 1 पॉइंट। क्या स्टूडेंट्स, क्या लेबर लीडर, क्या सारे के सारे 1 पॉइंट। और वो क्या है, हसीना वाजिद स्टेप डाउन, ठीक है। और डेली स्टार अगर 37 स्लाइड दिखाएं, ये बांग्लादेश, ठीक है, इट्स नाउ 1 पॉइंट, 37 स्लाइड, इट्स नाउ 1 पॉइंट। द ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के कह रहे हैं कि 1 पॉइंट के ऊपर सारे हम इकट्ठे हो गए हैं, क्या,
हसीना वाजिद का इस्तीफा, कोई कोटा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये रॉयटर्स 35th, कुछ नहीं चाहिए, जो मर्जी कर दो, जैसे ये 35th लाइट है, जो उल्टे टंग जाओ, हमारे लिए 2 शहर की नहरें बहा दो। अब वक्त गुजर गया, रिजाइन। ये कम्युनिस्ट पार्टी भी खड़ी हो गई है, ठीक है, रिजाइन। कम्युनिस्ट पार्टी के खड़े होने से बहुत कुछ समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी, ये डेली स्टार ने वो तस्वीर लगाई हुई है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि सिंबल क्या जाहिर करता है। बहरहाल उसके बाद जनाब ये राइटर्स, थाउजेंड्स प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश डिमांडिंग हसीना वाजिद रेजिग्नेशन, फारिग, ठीक है। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि वेनेजुएला, अच्छा दरमियान में आप आ जाएं दोबारा वापस, यहाँ पे जनाब रशियंस मौजूद हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, इसराइल की फौज थकी हुई है और वो कोशिश दोबारा सी एग्रीमेंट हम शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। वो कहते हैं जो बातचीत करने आया था वो तो पार्टनर क्राइम था, वो लेबनान ने छाप दिया है वो। तो अब जो मामला है थोड़ा सा ये हो गया गंभीर जी, और इस गंभीर माशरा नहीं, हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि जो एक खसूसी नशिस्त है वो किसके पास जाएगी। मतलब हमारा पाकिस्तान में इशू बिल्कुल मुख्तलिफ इशू, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 40,000 लोग मर गए, उधर आग लगी हुई है, उधर ये सिक्योरिटी क्राइसिस, बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, हमारी मईशत कहाँ जा रही है। नहीं, हमारी जो एक खसूसी नशिस्त जो है वो जो है वो, और कहाँ पे बारिश हुई थी, तो कितनी देर में पानी जो है खुश्क हुआ था और कितनी देर में नहीं हुआ था। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, ये हमारा इशू है। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हाफिज़ नईम साहब तो कहते हैं कि हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे और इस धरने से लोगों को उम्मीदें हो गई हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सा क्राइसिस, अभी ये जो हमारे 2 मोहतरम जज साहिबान का जो इख्तलाफी नोट है, ये भी जो 11 जज साहिबान हैं उनके जो उनका जो नोट या उनका जो फैसला आना है, जब भी आना है, तो उनके खिलाफ बड़ी सख्त ज़बान मुझे बज़ाहिर लगा। मैंने ये 29 वफ़ों का जो फैसला है वो 11 जज साहिबान के ऊपर बड़ा सख्त उसमें अल्फाज हैं, और उसमें जो है वो एक तरह से इलेक्शन कमीशन को कहा भी गया कि आप जल्दी करें जो भी कुछ करना है आपने, या अच्छा पीर के रोज़ ये मैंने आपसे कहा कि ये पेश होगा और ये बिल मंजूर हो जाएगा। अक्सर ये सेनेट में भी है, उधर भी है, लेकिन फिर जो फैसला आएगा तो उसके नतीजे में क्या फिर तसादुम होगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। अदारों के दरमियान भी तलखी है, सियासी जमातों के दरमियान भी तलखी है, मईशत जो है बिल्कुल साइड पे रह गई है, और ये करप्शन स्कैंडल, ये तो मदर ऑफ ऑल द स्कैंडल्स है ना, IPPs मदर ऑफ ऑल द स्कैंडल्स, ये पूरे सिस्टम को भाग के ले जाएगा। और मैंने आपसे कहा ना, लोग अपना वो, लोगों को पता चलेगा ना कि ये हुआ है, तो वो कम से कम, और ये नहीं कि अब नहीं करेंगे, यूँ कर देंगे पैसे अगले बजट, नहीं, ये पैसा इतने सालों से खा रहे हैं, तो ये पैसा किधर है। तो ये IPPs जो है ये बहुत बड़ा इशू है। अब देखते हैं कि ये कैसे, मुझे नहीं लगता कि ये जिन दोबारा बोतल में बंद होने वाला है IPPs का। बाहर के मुल्क भी, वहाँ से कोई ख़ास हमें इमदाद वगैरह नहीं आ रही इस वक्त, और मामला उलझे हुए हैं क्योंकि मुल्क में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी है। ये देखिए ना बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि इसके मतलब उन्होंने चाइना को शो किया है, लेकिन चाइना के तो साथ थी हसीना वाजिद जो है वो चाइना के साथ थी, तो ऐसा कोई इशू भी नहीं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत बड़ा करके उन अखबारों ने शो किया, अखबारों में। हसीना वाजिद के बाद अब क्या होगा, तो एक मुल्क नारकी में चला गया। बांग्लादेश मुकम्मल नारकी में, इससे पहले भी नारकी में था, और वो इसलिए नारकी में था कि ये जब लोग बहुत अरसे रह जाते हैं ना पावर में, और सामने तमाम, यानी ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसमें सारी पार्टियां बहन हैं और मैं ही हूँ हसीना वाजिद, तो मतलब फिर ये होता है कि वो एक, ये लोग सस्टेन नहीं कर पाते। तो 17 साल 18 पता नहीं कब से, खुदा जाने कितने सालों से तो ये मुसलसल में, तो वो लोग बेजार, अब तब्दीली, यूथ आ गई है वहाँ पे, वो निकले हुए, सब ने कहा एक एजेंडा है, बाकी सब छोड़ दो, एक एजेंडा हसीना वाजिद डिज़ाइन करें, वो ख़त्म। अच्छा, उसके साथ ही वेनेजुएला के अंदर ये चाइना, अमेरिका, रशिया, ये आमने सामने। मैंने आपसे कहा कि यमन में मौजूद है, तातस पे रशिया मौजूद है, वैगनर ग्रुप पूरे अफ्रीका के अंदर हर जगह मौजूद है, और यहाँ पर अगर अमेरिका सकिन हो गया तो फिर इसका मतलब ये यहाँ पे फटा बढ़ गया, बल्कि यूक्रेन का फटा, इतनी लड़ाई हुई है यूक्रेन में, लड़ाई क्या हो रही है, इतना अटैक हो रहा है यूक्रेन पे रशिया का, कि हो सकता है किसी वक्त भी वहाँ से खबर आपको आए कि जेलेंस्की सरेंडर कर गए या उन्होंने शिकस्त मान ली, क्योंकि ये सारी तवज्जो इधर हो गई ना। और क्या चाहिए इस वक्त पुतिन को,
एक उनकी पूरी दुनिया में फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, एक वो देखा है उन्होंने अमेरिका और मगरब सारा उधर लग गया, फ्रांस वगैरह सारे परेशान है। इसराइल की जो हालात हैं वो तो लेबनान वगैरह सारे दहान है, तो उधर पता चला कुट मार के उधर यूक्रेन गया। और इस पूरी सूरत हाल में जब यहाँ तवज्जो है सारी, ठीक है ना, तो मतलब इसराइल तो छोटा बेबी है ना, उस बेबी को ताइवान को बचाने के इसराइल को बचाना है। मतलब दिमाग कहता है कि ताइवान को बचाया जाए, लेकिन दिल जो है वो अटका हुआ है कि पुराने बच्चा, ठीक है ना, 1948 से, तो उस बच्चे को कैसे छोड़ें, चाहे वो 40,000 लोग शहीद कर दे या 80,000 कर दे, 1 लाख कर दे, उसको बचाना। बच्चा खुद ठुस पड़ा हुआ है, ना फौज है, ना कोई चीज़ है, ना आयरन डोम है, ना कोई, ये जहाज वहाज सारे पहुंच गए उधर। ताइवान ने कह दिया इस वक्त, देखे ना, ये तो इस वक्त इशू ये है कि ताइवान निकल गया उनके हाथ से। असल तो वो थी कंपटीशन, तो वो था, वहाँ पे था। तो यहाँ पर अगर इंगेज हो गए, और कैमला हैरिस जो है उनको पता ही नहीं फॉरेन पॉलिसी का इत्तेफाक से, वो बाइडन है, ब्लिंकन है, अब वो एक कंपेन चल रही है दरमियान में, वो ट्रंप है बीच में अभी वो दिमाग उनके लोगों का, वो जो अमेरिकन पब्लिक है, अमेरिकन पब्लिक का अगर आप उनका भी कैथारसिस करेंगे तो वो अपने इलेक्शन में इंटरेस्टेड होंगे ना इस वक्त, ये इस वक्त इस बात में इंटरेस्टेड होंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, तो फौज है भाई, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा सेक्रेटरी अगला होगा, खारजा सेक्रेटरी कौन सा होगा, ये अजीब सी सिचुएशन। रिपोर्ट किसको करना है, कमला हैरिस क्या बात करती हैं, कि मतलब उनको फॉरेन पॉलिसी का तजर्बा नहीं है। बाइडन है, ट्रंप खामोशी से एंजॉय करते रहेंगे, अच्छा तुमने ये कर दिया, तुम्हारी वजह से इतने लोग मर गए, ये हो गया, फलां हो गया, वो मतलब उनका एक वो अपना रहेगा, वो स्विंग करते रहेंगे बीच में, कभी इसराइल की फेवर में, कभी फ़लस्तीनियों की, अरब मुल्कों की फेवर में। तो अगले चंद महीने बड़े क्रुशियल हैं। और इसमें आप देखिए ना, वेनेजुएला में क्या हुआ है, एनार्की, वो एक की हमायत उन्होंने कर दी, एक की हमायत उन्होंने कर दी, एक फड्डा। ये बांग्लादेश के अंदर सेटअप जा रहा है, ये नेपाल, मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया के, ये पाकिस्तान एक दरमियान में, वैसे इनको शुक्र, जैसे हमें ईरान का शुक्र करते हैं, मैंने ज्योग्राफी में मैं कभी ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान की वजह से हमारा बॉर्डर नहीं लगता इराक से। आप ज़रा सोचें, ईरान दरमियान में ना हो, अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, हमारे तो मुंह उठा के सुबह सुबह चल पड़ेंगे वहाँ से। और इंडिया को शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान दरमियान में है। इंडिया का बॉर्डर ज़रा जोड़े ना अफ़गानिस्तान के साथ, अभी तो बड़ा गुडी गुडी इनको लगते हैं ना वहाँ के। ये ज़रा उनके पड़ोस में ये जंगें होती ना, पहले सोवियत यूनियन की जंग होती, और पाकिस्तान तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर गया है, बहुत सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है। ये 80,000 या 1 लाख जाने जो हैं, ये गली मोहल्लों में जो बम फट रहे होते थे, कभी लाहौर में शहीद हो गए लोग, कभी पेशावर में, कभी कोयटा में, कभी कराची में, कभी बाजार। इंडिया बर्दाश्त कर सकता है? ये कहना बड़ा आसान है, गुडी गुडी हम दूर बैठे हैं जी। तो पाकिस्तान देखें, बहुत सी वजूहात की बुनियाद पे हम पीछे रहे हैं, उसमें ये वजूहात भी तो हैं। और इन वजूहात की बुनियाद पर मीशत तरक्की कर गई, फलां कर गया, ढिमाकना कर गया, कि इस तरह की जंग हो रही होती। खुद सोचें, मतलब मैं बिल्कुल एक अनबाइस्ड से बात कर रहा हूँ। अब तसव्वुर करें कि आप ये इतना जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है पिछले चंद सालों में, ये दुनिया के किसी मुल्क में हो रहा होता, वो मुल्क इतना स्टेबल होता जितने हम हैं इस वक्त। हम और ख़ुद हम ये मैन मेड क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, सीटें, खसूसी नशिस्तें, फलाना डिमाकना, जज आपस में। ओ भाई खुदा को मानो, हालात देखो दुनिया के। और ये आप देखें कि जब हम ये कंपैरिजन करते हैं कि वो मुल्क आगे है, हम मुल्क पीछे हैं, उसकी वजूहात हैं बहुत बड़ी। हाँ, अब आगे जो है वो एक ऐसा ट्रिकी टाइम शुरू हो रहा है कि उसमें देखना है कि हम कैसे अपने आप को केओस से बचाते हैं। और मेरा ख्याल है बचा लेंगे, क्योंकि मैन मेड क्राइसिस है ना, जो वो कहते हैं ना, वी आर नॉट द सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको मुल्क को आगे चलाएं। तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये फजूल कर, असल वो क्राइसिस था, सिक्योरिटी क्राइसिस जो मैं कहता हूँ ना, असल माशी क्राइसिस, सारे इंटरलिंक्ड हैं। तो ये अब वेनेजुएला के अंदर, और ये आप ध्यान में रखें कि ये वो जंग नहीं होगी कि जिसके अंदर एक माहिदा तय हो गया कि जी अब वो चीज़ फायर करवा देंगे। अगर जंग छिड़ गई ना एक दफ़ा, तो ये एक इसराइल का तो असर ले जाएगी। उसकी मैं वजह बताऊं कि ना हिजबुल्ला रुकेगी, ना ये बाकी लोग नहीं रुकेंगे इस बात के, जी मौसलो मुआहदा करते हैं, अच्छा जी 2 रियासती हल होगा, अच्छा जी फलानी जगह पे हम दोबारा कर ले। जो कुछ हुआ है इतने सालों में। और खालिद मिशाल जो हैं, खालिद मिशाल ने कल जब इस्माइल हानिया की तदफीन हो रही थी दोहा में, तो उन्होंने कहा कि हमास ने बड़े मुबहम अंदाज में कहा था 2 रियासती हल, हम तो एक रियासत मानते हैं, रिवर टू सी, यानी दरिया उर्दन से दरिया बहर रोम तक, मेडिटेरियन तक। उन्होंने कहा एक ही रियासत मानते हैं,
दो रियासत की बात तो हमने मुबहम से अंदाज में की थी उस वक्त, जब इस्माइल हानिया मौजूद थे, लेकिन अब हमास जो है दोबारा वो एक रियासत ही सोल्यूशन पे जाएगी, सिर्फ फ़लस्तीन होगा। तो मतलब इस तरह की सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त। अब इसमें कोई अमेरिका आ गया भाई, उस वक्त तो 9/11 की बात, तो देखिए ना, रशिया भी नहीं था 2006 में। रशिया कहाँ था इस तरह से? रशिया तो G8 का हिस्सा था, चाइना भी नहीं। पहले जो हिजबुल्लाह इसराइल जंग हुई थी वो तो कौंडी आई दरमियान में, दोनों तो ठंडा किया, वो हो गया। अब दरमियान में कौन ब्रोकर? ऑनेस्ट ब्रोकर तो कोई भी नहीं है इस दरमियान में। अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं है ना ऑनेस्ट ब्रोकर। तो वो तो बीच में, अब जंग कौन रुकवाएगा, कैसे रुकवाएगा? उधर ज़ेलेंस्की का क्या बनेगा? उधर वेनेजुएला में फटा पड़ गया, यानी बगैर वजह के वो दूसरे जो हार गया उसको कह दिया गया हम तुम्हें तस्लीम करते हैं। वहाँ आज हंगामे शुरू हो गए हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं मार्को वेनेजुएला। ओ भाई, ज़रा आप थोड़ा हौलाहत रखें। इस वक्त आपने मदुरो को ज़रा आराम से, वो कह रहे हो जीत गया, वो इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दिया, नहीं हम तो दूसरे को मानते हैं। तो बात ये सारी कि ये बदकिस्मती है कि यहाँ तक हालात पहुँचे हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा ना कि अब ये ओस्लो एकॉर्ड और ये जो फलाना ढिमाकना चीज़ें आगे पीछे, इसमें कैजुअल्टीज़ होंगी। यानी कैजुअल्टी से मुराद आवाम लोग तो होंगे, लेकिन और बड़े बड़े जो दरमियान में तो हम थे, मुझे डर है कि उनके कहीं साथ मसाइल ना खड़े क्रिएट हों। और ये देखना है कि इसमें अब किस तरह से रिएक्ट होता है, कैसे होता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि जंगें ना हों। और ये, लेकिन ये कि ये जो इस्माइल हानिया के बाद है ना, वो उसके बाद मतलब वो एक ख़त्म हो गया। वो था ना कि मुज़ाकरात होंगे, अब इधर से उधर पहुँच गए, ये कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हैं, ऐसे वैसे। तो अब मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि किस तरह मामला जाते हैं। तो हमारी है कि अमन हो दुनिया में। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।